और सीडीएफ बनते ही असीम मुनीर के पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी आखिरी सांसें गिनने लगी। आपको याद होगा 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को, जब इमरान की बहनें अडियाला जेल में इमरान खान से मिलके बहनें बाहर निकली थी। असल में उज़मा को मिलने दिया गया था सिर्फ, और उज़मा जब बाहर आई तो उन्होंने कहा था कि असीम मुनीर टॉर्चर कर रहे हैं इमरान को और इमरान की हालत बहुत खराब है तो ठीक, लेकिन उनको लगातार टॉर्चर किया जा रहा है। और इमरान ने यह बात अपनी बहन को बताई थी। अब देखिए जरा इमरान के सीडीएफ बनते ही वहां क्या हो रहा है, यह खबर देखिए और हालात का अंदाजा लगाइए जमहूरियत किस हाल में है। देखिए पाकिस्तान में अडियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों का हंगामा। इमरान खान से मिलने के इंतजार में बहनें नौरीन, हलीमा, उज़मा जेल के बाहर मौजूद। जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों की नारेबाजी। वैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आ सकता है कि जब अभी 2 तारीख को ही मुलाकात हुई थी तो फिर अभी अचानक फिर से 9 तारीख को मुलाकात करने के लिए घर वाले तत्पर क्यों हैं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो इस दौरान बदली हैं। 4 तारीख को यह अनाउंस किया गया पाकिस्तान में कि अब जनरल मुनीर सीडीएफ होंगे। फील्ड मार्शल से ऊपर का एक और ओहदा उनका दिया गया, सीडीएफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होने के अलावा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। और जब यह ऐलान किया गया और आज ये बहनें वहां पर पहुंची हैं तब, जबकि कल कार्यभार संभाला है। सोमवार को असीम मुनीर ने सीडीएफ के तौर पर कार्यभार संभाला, कई जहरीली बातें कहीं और आज बहनें पहुंच गईं अपने भाई से मिलने। इसका मतलब साफ है कि असीम मुनीर इमरान को टॉर्चर कर रहे हैं। यह बात जो उज़मा को बताई थी इमरान ने खुद, अब उनका भय और बढ़ता जा रहा है, आशंकाएं और बढ़ती जा रही हैं कि क्या सीडीएफ बनने के बाद, पाकिस्तान में सर्वशक्तिमान बनने के बाद, क्या असीम मुनीर अब तमाम हदों से गुजरेंगे और क्या इमरान के वो प्राण भी ले सकते हैं, क्या इमरान की जान भी जा सकती है। ये एक चिंता है जिसकी वजह से पीटीआई समर्थकों का ये बड़ा हुजूम आप देख रहे हैं अडियाला जेल के बाहर, और इसी में उनकी बहनें भी हैं। हलीमा, उज़मा, नौरीन यहां बैठी हुई हैं और कह रही हैं जब तक मिलने नहीं दिया जाएगा घर नहीं जाएंगे। अगली खबर देखिए, अडियाला जेल, अडियाला जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अगली खबर, अडियाला जेल के बाहर सुरक्षा एक बार फिर से बढ़ा दी गई। प्रशासन ने जेल के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी। मुलाकात में जानबूझकर बाधा डाली जा रही है, पीटीआई समर्थकों ने कहा। पीटीआई के समर्थकों ने कहा है कि हमें जानबूझकर नहीं मिलने दिया जा रहा है। असल में हम मुलाकात कर सकते हैं और कोई भी प्रक्रिया के तहत ऐसा रोड़ा नहीं है कि हमें मिलने ना दिया जाए, लेकिन हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है। वहां की आवाजों को, उनके नारों को सुनिए जरा। बहनों ने कह दिया है कि अगर हमें मिलने नहीं दिया जाएगा हम घर वापस नहीं जाएंगे। भाई से मिलने के लिए अड़ी बहनें, इमरान की बहनें कह रही हैं कि गोली मारें या डंडे मारें हम हटेंगे नहीं। इमरान खान को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, बहनों ने पूछा। मतलब साफ है कि उज़मा जब उस दिन आई बाहर तो उन्होंने जाहिर हो सकता है, यह भी संभव है कि इमरान के समर्थकों को ठीक स्थिति में रखने के लिए उन्होंने कहा हो कि नहीं खान साहब अंदर अच्छे हैं, लेकिन साथ में उन्होंने जो बात जोड़ी थी कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और इसके लिए वो असीम मुनीर को जिम्मेदार बता रहे हैं। क्या उनकी बातों से यही झलक रहा है कि अंदर इमरान खान की हालत ठीक नहीं है? जरा सुनिए क्या कहा उनकी बहनों ने। पीआईएमएस की डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची थी। टेस्ट रिपोर्ट शाम तक जेल प्रशासन को मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले परिवार को ये अंदेशे क्यों हो रहे हैं, परिवार को ये क्यों लग रहा है कि इमरान खान के साथ कुछ बुरा हो सकता है, कोई अनहोनी हो सकती है? क्यों बहनें कह रही हैं कि जब तक मिलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं? अगर सब कुछ सुचारू है, अगर इमरान खान अंदर ठीक हालत में है, जैसा कि उज़मा ने उस दिन बताया था ये कहते हुए कि अहमदुल्लाह वो ठीक हालत में लग रहे हैं, अगर वैसा है तो अचानक घर वालों को एप्रीहेंशन क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई लेना देना असीम मुनीर के सीडीएफ बनने से है? क्या इसका कोई लेना देना संविधान में 27वें संशोधन से है? क्या इसका कोई लेना देना अब पाकिस्तान में सिसकती जमहूरियत से है? क्या जमहूरियत वहां आखिरी सांसें गिन रही है और इसीलिए ये एप्रीहेंशंस बड़े होते जा रहे हैं? हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका पहले परिचय कराता हूं। मेजर जनरल के सिन्हा आज की चर्चा में मेरे साथ हैं। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काज़मी पाकिस्तान से हमारे साथ इस चर्चा में है और इसके अलावा जावेद गफ्फारी, काफी दिनों बाद उनसे आज बातचीत होने वाली है। जावेद गफ्फारी का भी स्वागत, आप सबका बहुत स्वागत है। क्या हो रहा है पाकिस्तान में और इसकी तर्जुमानी कैसे किया जाना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाना चाहिए? भारत का पड़ोसी, वो पड़ोसी जिसकी तरफ से न जाने कितनी बार साजिशें हमको देखने को मिली हैं, वहां होने वाली हर एक हरकत हमारे लिए इसीलिए मायने रखती है। अगली खबर देखिए जरा, सीडीएफ मुनीर की टेंशन बढ़ा देने वाली खबर देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर बड़ा हमला, सेंट्रल खुर्रम में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर अटैक, टीटीपी के हमले में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, कई घायल पाकिस्तानी सैनिकों में 3 की हालत गंभीर।
खैबर पख्तूनवा में पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। खैबर पख्तूनवा में कल ही ये बात टीटीपी की तरफ से स्पष्ट की गई थी कि अगर यहां के रहने वाले पश्तून भी वर्दी पहनकर असीम मुनीर की तरफ से उनके साथ लड़ने के लिए आए तो उनकी गोलियां ये नहीं देखेंगी कि वो पठान हैं कि नहीं। और आज आप देख रहे हैं ये 6 सैनिकों का मारा जाना और यहां पर रात भर चली गोलियां और उनकी तड़तड़ाहट की आवाज एक बार सुनिए और देखिए, अंदाजा लगाइए इस जगह का। इसी से जुड़ी अगली खबर देख लीजिए। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। और जब मैं आपको ये बता रहा हूं तब आपको ये भी बता दूं कि असल में अपना पद संभालते ही असीम मुनीर ने कहा था कि अब अफगानिस्तान को एक को चुनना पड़ेगा, या तो पाकिस्तान को या फिर टीटीपी को। और उस दौरान क्या हो रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जरा देखिए। यहां पर खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान। मनोटा में चेक पॉइंट पर टीटीपी का विध्वंसक हमला। ये देखिए चेक पॉइंट पर किस तरीके से हमला बोला है तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने। पाकिस्तानी सेना के 5 वाहनों को निशाना बनाया गया। घात लगाकर पाकिस्तानी सैन्य काफिले पर अटैक किया गया। घात लगाकर पाकिस्तान का जो कॉन्वॉय था उसको एम्बुश किया गया। यहां पर उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ में देख रहे हैं जलते हुए वाहन। और अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कॉन्वॉय के साथ रहे हुए सैनिकों की क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति हुई होगी। इससे पहले कि आपको अगली खबर की तरफ ले चलूं, एक क्विक कमेंट जरा लेना चाहूंगा मैं यहां। जनरल सिन्हा ये कहने के बावजूद कि आपको एक को चुनना पड़ेगा, अफगानिस्तान को ये कहने के बावजूद टीटीपी या पाकिस्तान, ये हमले बदस्तूर जारी हैं। चमन बॉर्डर के पास लगातार जो चल रहा है वो हम देख रहे हैं। क्या इशारे हैं और असीम मुनीर की कही हुई बात का कितना असर है? देखिए दिनेश, आपने बोला कि क्या है परिस्थितियां और बॉर्डर, चमन का नाम लिया आपने, खुर्रम का नाम लिया, वो तो आप देख ही रहे हैं। पूरा पाकिस्तान के ये 2 प्रांत जल रहे हैं और तकरीबन उसके अंदर में 6 से 8 हज़ार, शायद हमारी हैं जो गेस्ट पाकिस्तान के वो कहेंगे, इतने तो अंदर हैं। और बॉर्डर के ऊपर में 2640 किलोमीटर के ऊपर में यदि आप स्पिन बोल्डक से ऊपर तक जाएं, तोरखम बॉर्डर के ऊपर में, तो मेजर मोबिलाइजेशन है। उन्होंने तो चुन लिया है इसको कहने के लिए। आसिम मुनीर साहब जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को चुन लो या आप तालिबान को चुन लो, उन्होंने तालिबान को ही चुन लिया है। उनका बहुत बड़ा इरादा है जो ग्रेटर पख्तूनिस्तान का इरादा होता है। दूसरी बात जो आपने अभी पूछी कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, अभी वो बैलून की तरह वो फूलते जा रहे हैं। आपने उसको एक बात सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे जानना चाहता हूं। अगर उनका इतना बड़ा ये कमेंट आया है कि आपको एक को चुनना पड़ेगा, अफगानिस्तान को, या तो टीटीपी को चुन ले या पाकिस्तान को चुन ले। जब प्रेसिडेंट पुतिन ने यह बात कही थी कि तालिबान तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे यह भी बड़ी उत्सुकता थी सुनने की क्या इस पर भी कमेंट आएगा। इस पर एकदम सन्नाटा था। इस पर क्यों था? खुर्रम इलाके में टीटीपी ने बनाया नया चेक पोस्ट। तस्वीरें ये रही, खबर ये रही। 10 करोड़ की इनामी राशि वाले टीटीपी कमांडर काजिम के बॉडीगार्ड्स चेक पोस्ट पर अब मौजूद हैं। आने जाने वाले गाड़ियों की वो खुद तलाशी करके वीडियो जारी कर रहे हैं। यहां देखिए वो तस्वीरें जो उनकी तरफ से जारी की गई हैं। नंबर को उन्होंने ढक दिया है। ये हैं तस्वीरें। अब यहां पर पाकिस्तानी फौज का नहीं, टीटीपी के इन लोगों का कब्जा है। और टीटीपी के कमांडर काजिम के बॉडीगार्ड्स यहां पर मौजूद हैं और वो आने जाने वाली गाड़ियों को चेक करके यहां से जाने दे रहे हैं। इस हालात के लिए, इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान में इस समय खैबर पख्तूनवा में जो चल रहा है, ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आरजू जी, ये गड़बड़ी है अगर, तो इस गड़बड़ी का जिम्मेदार कौन है? देखें, इस गड़बड़ का जिम्मेदार वही लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। और अगर उनको बार बार ये दिखाई दे रहा है कि उनकी पॉलिसीज जो है वो फेल हो रही हैं, तो वो बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करें, अपनी पॉलिसीज को ठीक करें, वो हर तरफ अगर दुश्मनियां पैदा करते चले जाएंगे तो यही होगा। चाहे मुल्क के अंदर हो, चाहे मुल्क के बाहर हो। इस वक्त चाहे हम बलूचिस्तान को देख लें, चाहे आप इमरान खान की पार्टी की हालत देख लीजिए, या आप अफगानिस्तान के साथ देख लें, कौन सा ऐसा फ्रंट है जो इस वक्त यहाँ की स्टेट ने जो है जिसके साथ झगड़ा मोल लेकर नहीं रखा हुआ। क्या ज़रूरत है इनको इन तमाम चीज़ों की? क्या कौन सी इनकी दुकानें चल रही हैं, कौन से इनके बिजनेसेस इसके ऊपर चल रहे हैं इन झगड़ों के ऊपर, ये तो सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इनके लिए अनफॉर्चुनेटली कि अब लोगों को समझ आ गई है, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है
और अब लोग पहले की तरह बेवकूफ़ नहीं बन रहे इनसे। शायद यही वजह है कि ये किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और नई मुसीबतें अपने लिए खड़े करते चले जा रहे हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं तो थी आरजू काज़मी जी, इनको आपने जो इमरान कहा खान वो के तो खिलाफ सीधा प्रेस इशारा है। कॉन्फ्रेंस करने की। पॉलिसी इस समय पाकिस्तान में अगर कोई बना रहा है, जिसकी पॉलिसी पे चीजें वहां चल रही हैं, तो वो हैं आसिम मुनीर। क्या इस सब के लिए आसिम मुनीर जिम्मेदार हैं? और आसिम मुनीर को इतना पावरफुल, असीम तरीके से शक्तिमान बना दिए जाने के बाद क्या पाकिस्तान की स्थितियां और खराब होने वाली हैं? जावेद गफ्फारी इसको कैसे देखते हैं? जब जावेद गफ्फारी, ये आपके यहां पर खास तौर से सीडीएफ अब फील्ड मार्शल के बन जाने के बाद आगे चीजें आपके मुल्क के लिए सब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आपको भी अप्रीहेंशंस हैं? देखें दिनेश, बहुत अरसे बाद आपने कहा कि मुलाकात हुई है और आज मैं सोच रहा था कि आप कोई खबर देंगे जिसके अंदर आप बताएंगे कि इंडिगो का जो नुकसान हुआ है इंडिया के अंदर वो कितना बड़ा है और उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन आपने कहा कि पाकिस्तान के टीटीपी जो है वो कब्जा कर चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान का चप्पा चप्पा 100% महफूज है, वहां पर कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी, आपके लिए यही बनता है, आपके लिए यही बनता है। आप ये देखें, अभी मैं केवल खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया है, अभी तो बलूचिस्तान भी जाने वाला हूं। इमरान की बहनें क्या कह रही है वो मैंने आपको बता दिया। जावेद गफ्फारी, इंडिगो वाला मामला हमारा, हम 2 फ्लाइटें छोड़ देंगे, हमको तो कोई तकलीफ नहीं होती, हमको कोई समस्या नहीं होती इससे। हमारे यहां ये वांदे नहीं पड़ते कि हम शाम की रोटी खाएंगे कि नहीं खाएंगे, हमारे हाथों में उससे कटोरा नहीं आ जाता सर। हमारे यहां पर किसी चीज को रोस्टर में लाने के लिए अगर हमको ये तकलीफें सहने, और वहां हमको जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। सुनिए, इंडिगो वाले मामले में फ्लाइट रद्द होने से, सुनिए, पूरी दुनिया में कहीं टेररिज्म नहीं फैलता, लोगों की जानें नहीं जाती, खून नहीं बहता। जावेद गफ्फारी, अब तो मतलब काफी दिनों बाद मिल रहा हूं, अब सर पे उतने बाल भी नहीं रहे, उम्र और बढ़ गई है आपकी, तो और थोड़ा तजुर्बे के साथ आपको वो बातें कहनी चाहिए जो एक्चुअली शोभा दें। मैं इतना बड़ा हाथी आपके कमरे में बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं बाहर जो चींटी टहल रही है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? ये तो हद हो गई। आगे की खबर बताता हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके बाद आप उसको थोड़ा सेनिटी के साथ हमको समझने में मदद करेंगे। पाकिस्तान का सीडीएफ बनते ही मुनीर ने उगला जहर, जरा ये खबर देखिए। अगली बार हमारा जवाब और भी सख्त होगा। पहले कितना सख्त था और अब कितना सख्त हो जाएगा ये आसिम मुनीर जानते हैं। बहरहाल, भारत के ऑपरेशन सिंदूर से खौफ में है मुनीर। भारत को आसिम मुनीर की गीदड़ भपकी कि पिछली बार जो हुआ उससे और सख्त हो जाएंगे। तो पिछली बार जितनी पिटाई पड़ी, क्या उससे ज्यादा पिटाई खाने के लिए आप तैयार हैं? अगर आपने कोई ऐसा पिछली बार लाइन खींच दी होती जिसके बाद आप ये कहते कि आपको याद होगा कि पिछली बार हमने क्या किया, और पूरी दुनिया आपकी कही हुई इन बातों पर एंडोर्स कर रही होती, अगर उनको पूरी दुनिया के वॉर वेटरन से बता दिया कि आपने कैसे झूठ बोला है, आपके यहां से वो स्टेटमेंट और वीडियोस आ गए जिसमें ये पता चला कि कैसे आप लोग फोर्ज तस्वीरें रख रहे थे सामने। अब ये क्या पहले से ज्यादा एआई से बनाई हुई तस्वीरों के जरिए खुद को जीता हुआ बताकर और अपने लिए कोई और भी एक पोस्ट सोच रहे हैं क्या सामने? कर्नल साहब, अब आपके पास आ रहा हूं, आपने अभी तक पूरा पर्सपेक्टिव ले लिया है, अब जरा मुझे समझाइए स्टेटमेंट के मायने क्या है कि हम पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई करेंगे। और जय हिंद, नमस्कार। पहले तो अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दें तो जावेद साहब, इंडिगो पर मत जाओ, आपकी कंट्री की वो नहीं है। मैं गलत वर्ड इस्तेमाल कर दूंगा, आपको खराब लग जाएगा। इंडिगो पर हम अलग से बात कर लेंगे, ज़्यादा बड़ी बात है। हम एक अच्छी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो उथल पुथल है, जिस तरीके की प्रॉब्लम है, उसको हम किस तरह से रोक सकते हैं, इसके क्या इम्प्लीकेशन है। आपने अभी ये जो सवाल किया ना दिनेश, सख्त, भाई सख्त किसके कंपैरिजन में? सख्त तो इंडिया के कंपैरिजन में है कि इंडिया ने आपके साथ सख्ती से आपके 9 टेररिस्ट कैंप गिरा लिए, अगली बार के 90 गिरवाओगे। आपने अपने 13 एयरफील्ड रडार स्टेशन और आइटम्स गिरवा लिए, अब और क्या चाहते हो? आपके जो बाकी 43 हैं, आपको क्या लगता है हमें पता नहीं है कहाँ है? अब आप चाहेंगे, जावेद सुनने की कोशिश करो, सुनने की आंखें खोलो। आपकी आंखें बंद हैं इंडिगो पर, प्रॉब्लम ये है, आंख खोलो। मैं आपको सख्त, अरे भाई आप में हिम्मत क्यों नहीं हो रही? आप क्यों नहीं बोल पा रहे कि हम भारत को सख्त जवाब देंगे? आप नहीं बोल पा रहे ना जावेद, आप क्यों नहीं बोल पा रहे कि भारत को सख्त जवाब देंगे? और अभी दिनेश ने एक बड़ी अच्छी सी बात करी कि एआई जनरेटेड, ये मेरी नहीं है, आपके लिए, आपका जो सबसे, जहां आपका विश्वास है, ट्रंप और कांग्रेस में जो रिपोर्ट दी गई है, क्या बोलती है? एआई जनरेटेड डेब्रिस क्रिएटेड बाय चाइना। अब आप बता दीजिए, अभी दिनेश जी बोल रहे थे ना एंडोर्स, दिनेश जी मुझे एक प्रूफ दे दीजिए एंडोर्स, कि इनका प्राइम मिनिस्टर, इनका चीफ,
इनका एयर चीफ या कोई भी एक यूनानिमस होकर यह बता दे कि इनके यहां क्या गिरा था, या इनके जो क्लेम हैं, ये जो आपके फॉल्स क्लेम हैं, उन सब में फिगर अलग अलग क्यों चल रही है? मतलब आप लोग सब एक जैसी बात क्यों नहीं कर पा रहे? और मुझे ये बताइए, अगर आपके जहाजों ने किसी दूसरे कंट्री का जहाज गिराए तो फिर तो एयरफोर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए। भाई साहब, ये बंदा क्या कर रहा था, इसने कौन सी जगह पर? अरे बंकर में थे सर। अरे कर्नल साहब, उस दौरान जब जंग जैसी स्थिति हो, कोई जनरल बंकर में छिपा हो, इतनी बहादुरी कर रहा हो, बंकर में छिप जाए, और आप कह रहे हैं कि वो क्या कर रहा था? बंकर में था। नहीं कर्नल साहब, ये तो गलत बात है। जो जनरल बंकर में छिप गया हो, इतनी बहादुरी का काम जिसने किया हो, आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि उसने क्या बहादुरी की? जावेद का इंडियन आइडल है। अरे गफ्फारी साहब, जावेद का इंडियन आइडल है। आप जरा अगली खबर देख लीजिए, उसके बाद मैं आ रहा हूं। आरजू जी, आपके पास अफगानिस्तान को मुनीर की खुली चुनौती, किसी एक को चुन लो, किसी एक को चुन लो, पाकिस्तान या टीटीपी को। पाकिस्तान हर तरह से तैयार है, मुनीर ने कहा। तो भारत के लिए असल में उसमें संदेश ये देने की कोशिश की कि हमारी अगली कार्रवाई और सख्त होगी। अरे भाई साहब, पहले कम से कम वो जो होता है कि आपके किसी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में तब जाते हैं जब आपने कुछ ऐसा किया हो जिसको आप बता सकें। आप ये सुपरलेटिव की तरफ तब बढ़ जा रहे हैं जब पहले ही आपने अपने फेल होने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। मुनीर की एक गीदड़ भपकी क्यों है? भारत किसी गलतफहमी में ना रहे। भारत किस गलतफहमी में? आतंकवादियों को जहां पनपाया गया, टारगेटेड अटैक करके उन जगहों को उड़ाया गया। उसके बाद जब वहां की आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उनको भी यह बता दिया गया कि इसमें बीच में आएंगे तो आपका भी यह हाल होगा, ना तो आतंक के आकाओं को छोड़ा जाएगा, ना आतंकियों को छोड़ा जाएगा। अगली बार हमारा जवाब और तेज होगा, स्विफ्ट होगा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? बहरहाल वो ऑडियंस जिन्होंने उनको ये उपाधि दी है, उसको कुछ तो कहना है, इसलिए उन्होंने कहा अगली बार का जवाब विनाशकारी होगा। अगली बार के लिए इंतजार क्यों कर रहे थे? पिछली बार ऐसी क्या कमी रह गई थी, कसर रह गई थी? अगर आपके हाथ में था और आप में ये हिम्मत है, इतना गलत करने के बाद पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, तो कीजिए ना। पाकिस्तान एक शांति प्रिय, इससे बड़ा कोई लतीफा हो सकता है? ये जो आप सुन रहे हैं, नहीं, पहली वाली लाइन पे जाइए, बहुत बड़ी लाइन है। पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। पाकिस्तान शांति प्रिय देश है। जिस तरह का उसका रिकॉर्ड रहा है, पूरी दुनिया में आतंक की जड़ कहां है, किसी से पूछिए, किसी बच्चे से पूछिए, वो बता देगा आपको पाकिस्तान शांति प्रिय देश है। ये जो है, इससे बड़ा कोई सदी का लतीफा नहीं हो सकता। और ये ताजे ताजे बने हुए CDF ने अपनी जनता को सुनाया है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। अगली लाइन ये कहती है, यहां कोई हमारी संप्रभुता की परीक्षा नहीं ले सकता। बलोच ले रहे हैं परीक्षा, खैबर पख्तूनवा में चल रहा है। उधर सिंधियों ने अपना एक महाज बनाकर एक तरीके से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। पंजाब तक में लोग अब एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है। POK में आए दिन आंदोलन चल रहे हैं। हमारी सॉवरेनिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अच्छा, हम पर हमला हुआ तो जवाब और खतरनाक होगा। मुंह चलाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, यही इसका लब्बुलुआब है। पाकिस्तान हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान हर चुनौती का सामना करने के लिए अगर तैयार है तो IMF के पास लेकर कटोरा क्यों जाता है? अमेरिका के पास क्यों हाथ फैला देता है? चाइना से तो क्यों कहता है कि पहले हथियार दे दो, बाद में हिसाब करते रहना यार, अभी पैसे का तकाजा मत करो। तालिबान को स्पष्ट संदेश दिया जा चुका है। कैसे? पोस्टों पर कब्जा हो रहा है पाकिस्तान की, और वहां पर खड़े हुए TTP के लोग कह रहे हैं कि सुनो, हमको दिखा के जाना उधर, अगर आगे जाना है या पीछे जाना है तो। ये है अफगान या तो पाकिस्तान को चुन ले या TTP को। सवाल यह है कि वो तमाम बातें जो अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, CDF ने अपने पहले भाषण में, पाकिस्तान के CDF ने वो तमाम बातें कही हैं। सवाल यह है कि वो कौन से लोग हैं जो इन बातों को सब्सक्राइब करते हैं? टारगेट ऑडियंस कौन है जिसके लिए ये बातें कही गई हैं? आरजू जी, इनमें से तो किसी बात में सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त सभी जानते हैं कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा चुके हैं। और अगर इनकी यही बातें रहीं, इनकी यही स्टेटमेंट्स रहीं, तो 95% भी चले जाएंगे और इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कि ये सिर्फ 5% पाकिस्तानी ही हैं जिनको के पूरा खाना मिल रहा है, या जिनके पास जॉब्स हैं, जिनको पैसा मिल रहा है, या जिन्हें इन लड़ाई झगड़ों से। आरजू जी, आपकी ही परमिशन से आप जो कह रही हैं ना, पाकिस्तान की जनता 50% पॉवर्टी लाइन के नीचे, जरा देख लीजिए, वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। जब CDF इतनी बड़ी, एक तो उस मुल्क में आप 5 स्टार जनरल बन जाएं,
उसके बाद अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर लें, उसके बाद आप अपने आप को सीडीएफ भी बना लें, लेकिन वहां की हकीकत इससे नहीं बदल जाती। मुनीर के बयान की हकीकत सीडीएफ बनने पर तेवर दिखाना असल में वो चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं कम से कम मुंह चलाने में पीछे क्यों रहूं, वरना जनता कहेगी बाकी गोलियां बंदूक तो चल नहीं रही है, मुंह चलाना भी बंद कर दिया। कंगाली से ध्यान हटाने के लिए डींगे हांकी जा रही हैं। जनता का ध्यान कंगाली पर है। आप जानते हैं वहां गधों से ऊपर बात नहीं हो रही है, वहां पर जनता को यह संदेश देना, नहीं चिंता मत करो, हौसले तुम्हारे आली हैं और मैं उसका जिम्मेदार हूं। सेना पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए यह बयानबाजी की जा रही है, और साथ ही बयानबाजी इसलिए की जा रही है ताकि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी को भी एक संदेश दिया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाई जा सके। छवि ऐसे नहीं बनती जो सच्चाई से बहुत दूर हो, छवि बनती है जहां पर आप खड़े होते हैं वहां करीब ही आपकी छाया बनती है। ऐसा नहीं होता कि आप यहां खड़े हो और छाया कहीं और बने, सच्चाई के करीब ही छवि बनती है और यह छवि नहीं बन सकती। बहरहाल अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश सीडीएफ वहां पर कर रहे हैं। अब जनता का हाल क्या है बहुत जल्दी से जरा वो भी दिखाइए। मुनीर का बयान की हकीकत तो आपने देख ली, लेकिन जनता का हाल क्या है, उस जनता का सीडीएफ और वहां पॉवर्टी लाइन से कितने लोग नीचे हैं, क्या स्थिति है, जरा पाकिस्तान का वो हाल भी देख लीजिए। अपने यहां लोगों का ध्यान डाइवर्ट कराकर क्या कर रहे हैं सीडीएफ, जरा वो भी देखिए। यहां बहुत जल्दी से आपको यह भी दिखाता हूं क्या है वहां की स्थिति। लोग कंगाल, मुनीर मालामाल। जनरल सिन्हा आपके पास आने वाला हूं। 2025 तक पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज, ये डॉलर देख रहे हैं आप, 286.8 बिलियन डॉलर, ये है वहां का कर्ज अभी तक। और जरा दिखाइए, ये 2025 तक के कर्ज की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में डेट टू जीडीपी, मतलब जितनी कमाई हो रही है तमाम सोर्सेज से, जो पैदावार हो रही है, खेती किसानी सर्विस, तमाम जो आमद है, और उसके मुकाबले कर्ज अगर वो देखें तो इसका अनुपात 70% तक पहुंच गया है। ये हालत है पाकिस्तान की, और वहां ये बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अब जरा आगे देखिए, पाकिस्तान में गरीबी रेखा से नीचे 41% आवाम, ये पुराना फिगर है, अब तो 50% की बात हो रही है और अब 90% तक हो जाएगी, अर्जुक आदमी जी ये कह रहे हैं। यहां देखिए पाकिस्तान की जीडीपी 411 बिलियन डॉलर, ये जीडीपी है, और जीडीपी टू डेट रेशियो मतलब कर्ज के मुकाबले आमद का हिसाब किताब मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तानी सेना के पास 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की संपत्ति, ज्यादातर वहां के रिसोर्सेज पर किसका कब्जा है, आर्मी का कब्जा है। और इसीलिए कहा जाता है बाकी मुल्कों के पास उसकी आर्मी होती है, यहां पर आर्मी के पास एक मुल्क है और वो अपने मुल्क का इस्तेमाल केवल उसको पैरासाइट की तरह चूसने में करते हैं। यह है वहां की आर्मी, वहां की जनता की रक्षा करने के बजाय पैरासाइट की तरह उसका दोहन करने में, उसके रिसोर्सेज का और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तब ऐसे में जनरल सिन्हा मैं ये पूछना चाहता हूं, कितने और दिनों तक, माना कि आपने उनको लगातार कंगाल रखा, माना कि आपने उनको बहुत सारे लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया, बहुत बहुत बुरी स्थितियों में रखा, माना कि उनको यह बता दिया कि धर्म के नाम पर ऐसी बातें बता दी जो असल में हकीकत नहीं है, उनको बरगला दिया, लेकिन कितने दिनों तक लोग इनके झांसे में आते जाएंगे? देखिए दिनेश, मुझे कभी कभी पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शक सा लगता है। आपने पूछा कितने दिन तक और बरगलाओगे। देखिए बरगलाने के लिए तो देख लीजिए कितने 7 दशक तक तो बरकरार ही रहे हैं, और ये सिलसिला मुझे लगता है जब तक पाकिस्तान है तो ये जारी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर लोगों की जो होती है ना वो जागती नहीं सर। वो इतने पीड़ित हो चुके हैं दशक आफ्टर दशक। एक ये तो आसिम मुनीर साहब जो अभी आए हैं, इसके पहले की आप दास्ताएं सुनेंगे और इनकी दास्ताएं सुनेंगे, ये तो कहते थे ना कि केवल 1,500 लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और हमारी सेना के साथ ये डिंगे हाँकते थे ना। क्या हो गया, 7 से 8 हज़ार है वहाँ पर, और उन्होंने कहा है आ जाइए हमारे पास। आपने पूछा कि कब जागेगी, अब मुझे भी यही है, क्यों नहीं जागती पाकिस्तान के लोग? 25 करोड़ लोग, नहीं सर ये बताइए, जो बलूचिस्तान में चल रहा है कंगाली की हालत में, और आरजू काज़मी कह रही है 95%। आपने कहा फौजी फाउंडेशन दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, ये लेकर के जो आसिम मुनीर है ना, अमेरिका में जाकर सेटल हो चुके हैं, बच्चों को भेज चुके हैं। ये तो पाकिस्तान की यही हर एक दशक में यही हाल होती है, ये जब तक बिखरेगा नहीं। नहीं मैं यही जावेद गफ्फारी के पास ये सवाल लेकर जाना चाहता हूं। जावेद गफ्फारी, देखिए इतने दिनों बाद आप मिले, मैं आपको एहतराम कर रहा हूं और जनरली हमारे बीच में कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन आप ये बताइए कि कब तक एंटी इंडिया सेंटीमेंट बेच कर वहां पर लोगों को दुनिया का अपना दुश्मन बताकर, हम हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हिंदुओं से अलग हैं, हमारे फोर फादर सिखा गए हैं, ये सब कह कर वहां की जनता को चूसने का काम वहां की आर्मी करती रहेगी? जैसे आपका मीडिया करता है, आपका मीडिया कब तक एंटी पाकिस्तान सैरियो बेचता रहेगा? कब तक आप अपनी मीडिया पर पहुंच गए? जनता की फिक्र नहीं करेंगे और पाकिस्तान की जनता की आप फिक्र करेंगे?
आपके जो प्रोग्राम्स हैं सर मेरे जो लोग थे ना सर पहलगाम में वादियों को घूमने गए हुए थे जावेद गफ्फारी, उनको धर्म पूछकर गोली मार दी गई। उनसे कहा गया कि कलमा पढ़ सकते हो कि नहीं, गोली मार दी गई। अरे सुनिए ना जावेद गफ्फारी, क्यों आप कह रहे हो ना कि आप अपने यहाँ इंडिगो पर बात ना करके आप पाकिस्तान पर बात क्यों कर रहे हो? सुन लो मैं क्यों कर रहा हूं जावेद गफ्फारी, सुन लीजिए आप। इसलिए कर रहा हूं जावेद गफ्फारी कि खून बहाया है वहां के लोगों ने यहां आकर, हमारे पीछे, पीठ के पीछे छुरे घोपे गए। हमने जब अमन के हाथ बढ़ाए तो हमको छुरे मारे गए। और हमेशा पाकिस्तान की ये नियत रही है वहां के फौजी हुक्मरानों की, खासतौर से, और जानबूझकर मैं शब्द बड़ी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, फौजी हुक्मरान जो वहां के लोगों को चूसते हैं, वहां के लोगों को कंगाल बनाते जा रहे हैं। आपके सामने आपकी आर्थिक स्थिति का, ये मैंने नहीं, मीडिया ने नहीं रख दिया है सर, यहां हमने फैब्रिकेट नहीं किया, ये आपके हालात हैं सर। और उसके बाद वहां के लोग पैरासाइट की तरह आर्मी वहां चूस रही है केवल एंटी इंडिया सेंटीमेंट बेच बेच कर। जावेद गफ्फारी, मैं यही तो कह रहा हूं कि जनाब वाला दिनेश गौतम साहब, मैं आपकी कदर करता हूं। आपको याद होगा जब आप अफगानिस्तान रिजीम चेंज हो रहा था, उस दिन सबसे पहले इंटरव्यू आपने किया था उसका, अफगानिस्तान के फॉरेन उसका मिनिस्टर का। आपने कहा था कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं उसका, हम इसको नहीं बनने देंगे। उस वक्त आप खिलाफ थे अफगानिस्तान के, आज अफगानिस्तान के सगे कैसे बन गए? दिनेश गौतम ने इंटरव्यू किया था, मुझे याद है, और उसके ऊपर दिनेश गौतम ने जब इंटरव्यू किया था सर, मुझे बहुत अच्छे से याद है मैंने क्या सवाल पूछे थे। हमने कभी ये नहीं कहा हम बनने नहीं देंगे, बुरा लगता था, हमने कभी नहीं बनने, हमने कभी इस पर बात नहीं की। आपने लेकिन तालिबान को पनपाया, आपने एक जमाने में उनको शेल्टर दिया, प्रश्रय दिया, रिसोर्सेज दिए। उस समय जब अमेरिका वहां से उनको हाँक रहा था, आपने अपने दरवाजे खोल दिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां आ जाओ। आपने उनको कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया, उनको और कट्टर बनाया। अब वो ऐसे हो गए हैं कि आपके संभाले नहीं संभल रहे हैं। तब आप इधर उधर जहां आपको एड्रेस करना चाहिए, आप आईना क्यों साफ करते हैं? चेहरा साफ कीजिए, गर्द वहां लगी हुई है। आप उनको आज स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? आज आप उनको ये आपको इल्हाम होते रहे और हम उसकी सफाइयां देते रहे। जावेद गफ्फारी को भी ये बहुत अच्छे से याद होगा। हालांकि मैं ये भी बता दूं कि जब पूरी दुनिया ये देख रही है और पूरी दुनिया ये जान रही है कि पिटाई हुई है, तब भी वहां पर कई अखबार ये छापने में लगे रहे, हमने हिंदुस्तान को धूल चटा दी। अब जरा देखिए 1947 1948 का युद्ध, पाकिस्तान की बुरी तरह हार, गिनते रहिएगा, 1 2 3 4 करके गिनते रहिएगा। 1965 का युद्ध, भारत ने लाहौर तक पाकिस्तान को दौड़ाया। ये इसके बाद ये सीडीएफ कह रहे हैं बहुत बहुत सख्त हो जाएगा इस बार तो मामला। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने घुटने टेके, पतलूने तक उतार कर दे दी, वो आज भी टंगी हुई हैं। और ये बात की जा रही है सख्ती की। अब जरा देखिए पाकिस्तान की 1999 के करगिल युद्ध में क्या हुआ था, आपको मालूम है। कुछ एक पोस्ट के बारे में दोनों तरफ से तय हुआ था कि यहां बहुत ठंड होती है, हम यहां अपने लोगों को भेजेंगे मरने के लिए, ना आप भेजिए। लेकिन इसी में इस सदाशयता का एक तरीके से नाजायज फायदा उठाकर उधर से घुसपैठ की कोशिश की गई। फिर क्या हुआ आपके सामने, वो आप जानते हैं पूरी कहानी। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, भारत ने पीओके में घुसकर आतंकी लॉन्च पैड नष्ट किए। भारत को बार बार ये खरपतवार साफ करनी पड़ती है, लेकिन ये खरपतवार फिर से बेशर्मों की तरह उगती है। 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में बालाकोट में आतंकी कैंप ध्वस्त किए गए। ये आपको सबको मालूम है कि किस तरह की कार्रवाई की गई। हालांकि उधर से बताने की कोशिश की गई ये कौवा मरा है, ये कौवे वहां कितने कांव कांव कर रहे थे आपको मालूम नहीं है अंदर। और पाकिस्तान में 100 मील अंदर तक घुसकर 2025 ऑपरेशन सिंदूर, ये अभी ताजा बात है। हालांकि मुकरने के लिए कोई फीस नहीं लगती। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो मैंने पहना हुआ है ये कोट नहीं है, जो मेरे हाथ में ये छड़ी नहीं है, कह दूंगा मैं, और आपको जो करना हो कर लीजिए। मैं अगर ये मानने से इनकार कर दूंगा तो आप क्या कर लेंगे। और जावेद गफ्फारी अभी इस वक्त वही कर रहे हैं। लेकिन मैं कर्नल साहब अब आपके पास आ रहा हूं, ये जो बात कही जा रही है, यही बात एंटी इंडिया सेंटीमेंट बेचने, आपका मीडिया, हमारे मीडिया ने कर दिया बलूचिस्तान में। हमारे मीडिया ने वो बहनों को वहां बिठा रखा है इमरान खान की, जो अडियाला जेल के सामने बैठी है। हर चीज के लिए पाकिस्तान में किसी भी तरह की गड़बड़ के लिए बजाय वहां सॉल्यूशन वाला किसी तरीके से समाधान की तरफ जाने के, इंडिया जिम्मेदार है। ये कब तक करेगा पाकिस्तान कर्नल साहब? जावेद, मैं आपको एक बहुत बड़ी इज्जत देता हूं जावेद भाई, मैं आपको भाई बोल रहा हूं अभी भी। ये जो आप मीडिया कर रहे हो, दिस विल नॉट प्लीज गौतम। ये गौतम अभी भी आपकी एक्सपोजर के ऊपर पूरा काम करेगा। और जहां तक बात आ रही है चुनने की, मैं इस लाइव शो में जावेद तुमसे बोल रहा हूं, चुनो किसे चुनोगे? अपने चीफ को चुनोगे, अपने देश को चुनोगे, या अपनी आवाम को चुनोगे? क्योंकि आपके चीफ ने सिर्फ चुना है अपनी पोस्ट को, अपने आप को, इसलिए आप हर जगह पिट रहे हैं। मैंने नहीं टीटीपी ट्रेन करी। एक टेररिस्ट कैंप बता दीजिए या एक ट्रेनिंग कैंप बता दीजिए जो मेरे यहां पर है, बताइए।
लाइव शो में बता दीजिए, मैं कान पकड़ के माफी मांग लूंगा। आप बताइए मुझे कि अफगानिस्तान का जो आदमी ट्रेन हो रहा है वो मेरे यहां कहां ट्रेन हो रहा है। आप बताइए मुझे कि अगर मैं उसे पैसे दे रहा हूं तो कहां आप मनी लॉन्ड्रिंग देख पा रहे हो। FATF में आप आओगे लेकिन उनको पैसे मैं भेज रहा हूं। आप हर जगह पिट क्यों रहे हो? क्योंकि आपकी फौज सिर्फ अपनी जेब भर रही है। आवाम के तौर पर जावेद, मान लो मेरी बात, मत करो जाती अपनी इस आवाम के साथ इस तरह के शो में आकर बोलकर कि नहीं जी इंडिगो को क्या हो रहा है। और इंडिगो का साइज आप सोच नहीं सकते, आपको पता नहीं है। मैं आपको एक और बढ़िया बात बता दे रहा हूं। आपने बोला ना ये जो अभी दिखा रहे थे कारगिल, कारगिल आपके हिसाब से तो टेररिज्म था, आप ओन अप नहीं कर रहे थे। आपके जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और रेंजर्स हैं उनको इस कंधे ने जनाजा उठाया है। क्यों नहीं आप ओन अप कर पाते अपने लोगों को? क्यों आप अपनी आवाम को, आप बिल्कुल ठीक बात हो रही है, आप बताइए अडियाला जेल के बाहर लोग क्यों बैठे हुए हैं? वो सीएम क्यों बैठा हुआ है? सर्विंग सीएम क्यों बैठा हुआ है? आप बताइए, आप मुद्दे को पकड़िए। हम इस समय आपके साथ, आइए जरा सुन लीजिए, बताता हूं, आइए सुनिए जावेद गफारी। हाँ मैं बता देता हूं। आप जो बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी मैं उसका अफसोस करूं। बिल्कुल मैं अफसोस करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को अडियाला जेल के बाहर नहीं बिठाना चाहिए, उसकी मुलाकात होनी चाहिए। ये एक मामला है जिसको पंजाब हुकूमत लुक आफ्टर कर रही है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे का भी ख्याल करे और उसको ख्याल करे जो उसकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मिलवाना चाहिए उसके अपने लीडर इमरान खान से। मैं बिल्कुल इस बात पे सहमत हूं। तो चुनिए, आप चुनिए, आप अपने देश को चुनेंगे, आप अपने मुनीर को चुनेंगे कि आप अपनी आवाम को चुनेंगे? आप चुनिए, आप इस लाइव शो में चुनकर बताइए आप क्या चाह रहे हैं। आप चुनिए। और जावेद गफ्फारी, ये हमने तो नहीं कह दिया ना, देश को चुनेंगे या मुनीर को चुनेंगे? सर उस दिन उज़्मा जब मिलकर आई, 2 तारीख को उज़्मा जब बाहर मिलकर आई, अंदर मिलकर आई, तो बाहर आते ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि मुनीर मेरी हालत के लिए जिम्मेदार है और उनको बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है। जावेद गफ्फारी, ये तो इंडियन मीडिया ने नहीं कह दिया ना, ये तो उज़्मा ने कहा है ना। कर रहा है, बोलिए कि मुनीर गलत कर रहा है। आप अपनी आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुनीर नहीं कर रहा जो हुकूमत। तो भाई साहब एक बात बताओ, तो वो जो उसकी बहन है वो झूठ बोल रही है, इमरान अंदर झूठ बोल रहा है। इमरान से कोई एडवोकेट नहीं मिल सकता, डॉक्टर नहीं मिल सकता, घर का आदमी नहीं मिल सकता। ये है आपका जुडिशरी, आपके जुडिशरी ने ऑर्डर किया। लेकिन ये बड़ी बात है कि जावेद गफ्फारी ने कम से कम इतना माना। कर्नल साहब, इसके लिए आप उनको, उन्होंने इतना एक्नॉलेज किया, इसके लिए भी ताली बजनी चाहिए। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, जावेद गफ्फारी का बड़ा बयान TV9 भारतवर्ष पर। जावेद गफ्फारी ने यह बात कही कि बहनों को, इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जाना इमरान खान से, यह ज्यादती है, इस ज्यादती को नहीं किया जाना चाहिए। PTI के लोगों को इमरान खान से मिलने देना चाहिए। जावेद गफ्फारी का बड़ा बयान TV9 भारतवर्ष पर, जावेद गफ्फारी ने यह बात कही। जावेद गफ्फारी, थोड़ी सी ईमानदारी आपको और बड़ा बना देगी, थोड़ी सी ईमानदारी। मैं और पूरी दुनिया में ऐलान करूंगा कि जावेद गफ्फारी ने यह सच भी कबूला कि अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, खुद वहां पर जिस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं पश्तूनों के ऊपर, वहीं से तो आते हैं इमरान खान भी। उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं इसलिए वो बागी हो रहे हैं। बलोचों के साथ जो अत्याचार, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को बेचा जा रहा है चीन को, अमेरिका को, इस वजह से ये बागी हो रहे हैं। मुनीर ये सब करवा रहे हैं। अगर आप इसको भी मान लेंगे तो आपका कद और बड़ा हो जाएगा आपकी आवाम की नजरों में। जावेद गफ्फारी, दिनेश जी, जो चीज होती है वो मैं मानता हूँ। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं पाकिस्तान का दिनेश गौतम हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ, अरे भगवान, मैं उसको गलत, मैं बड़ा नाचीज हूँ, मैं बड़ा नाचीज हूँ, और मैं आपके साथ कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता मेरा। लेकिन अब मैं जरा आरजू काजमी जी कुछ कहना चाह रही हैं यहाँ बहुत देर से, प्लीज आरजू जी। गाली दे दो, ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो गफ्फारी साहब से कहलवाना चाह रहे हैं, अगर ये सब इन्होंने मान लिया तो आप यहीं पे लाइव शो में कहिए कि आप उनकी फोटो लगाएंगे अपने स्टूडियो में, क्योंकि मैं फोटो लगा कर रखूंगा। मैं ये कह रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से, अगले 10 दिनों तक जावेद गफ्फारी की फोटो यहां लगी रहेगी, और मैं ये खुद बताऊंगा सुबह दोपहर शाम आवाम को, पाकिस्तान की भी और हिंदुस्तान की भी, कि जावेद गफ्फारी ने इतना बड़ा जोखिम लेकर यह सच कबूला है। उनकी जान पर हो सकता है बनाए, लेकिन उन्होंने पत्रकारिता धर्म का निर्वहन किया और सच्चाई कबूला। बोलिए। और दिनेश, मैं आपको वो माला भी दे दूंगा कि वो जो पाकिस्तान भिजवानी है, वो जरूरत पड़ेगी। नहीं, मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि बड़ी उम्र दराज हो इनकी, और सच बोलने के बाद ये एक सच का झंडा लेकर चलने वाले जावेद गफ्फारी माने जाएं, और वहां के लोगों को नया नेता मिले।
मैं तो यह कहता हूं कि जावेद गफ्फारी के तौर पर पाकिस्तान के लोगों को सच बोलने वाला, अपनी जान को हथेली में रखकर सच बोलने वाला एक नेता मिले, और वहां के ऐसे लोगों से जो वहां की आर्मी के कठपुतली बने हुए हैं उनसे छुटकारा मिले, जावेद गफ्फारी जैसा नेता मिले। लेकिन आरजू काज़मी जी, सवाल यह है कि ये तो इतना भी एक्नॉलेज करना, मैं इसके लिए तारीफ करूंगा जावेद गफ्फारी की, लेकिन हु विल एक्चुअली बेल द कैट? पाकिस्तान में अब कोई बचा है जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सके? देखिए, पब्लिक ही कर सकती है, पब्लिक प्रेशर आ सकता है, इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आ सकता है, जो पहले भी आया था, जिसकी वजह से इमरान खान की मुलाकात उनकी बहन से करवाई गई थी। इसके अलावा जो पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो तो पपेट हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, उनमें कोई भी तरह की ताकत नहीं है, कोई तरह का उनके अंदर स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुछ करेंगे। अगर कोई कर सकता है तो वो बाहर बैठी हुई जनता कोई हो सकता है कि स्टेप ले सके, या फिर इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आ सकता है। तो ये बताइए, एक बात और आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहता हूं आरजू जी, कि आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, क्या ये बातें जनता तक पहुंच रही है? जनता भी समझ रही है कि एक्चुअलिटी क्या है? मे बी दैट टाइम कि वो जब सामने आए और वो इरप्ट हो, उसमें शायद कुछ वक्त लगे, लेकिन जनता समझ रही है कि आज भी जनता ये जो कह दे रहे हैं उसको वैसे स्वीकार ले रही? नहीं, जनता बिल्कुल समझ रही है। अगर जनता समझ ना रही होती तो DGISPR को इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करनी पड़ती। कभी आपने देखा है दुनिया में कहीं में फौज उठकर जो है वो किसी पॉलिटिशियन का, वो भी जो 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसको कहे कि जी ये नेशनल थ्रेट है और इस किस्म की बातें की जाए? तो डेफिनेटली बातें जनता तक जा रही है, पब्लिक सुन रही है, पब्लिक रिएक्ट कर रही है, और इसी बात से ये लोग घबराए हुए हैं। वो जो इमरान खान साहब कहते थे ना आपने घबराना नहीं है, तो ये लोग इस वक्त घबरा चुके हैं। आपने घबराना नहीं है, और वो लोग उनसे घबराए हुए हैं जो ये कह रहे थे कि आपने घबराना नहीं है। पाकिस्तान में क्या खंड खंड की मांग तेज हो रही है? यहां पर क्या कहा गया है, यहां कई हिस्सों में बांटने की, कई और प्रोविंसेस बनाने की बात पाकिस्तान के भीतर हो रही है। यहां कहा जा रहा है सिंध को अलग देश बनाने के लिए कराची में, ये तो खैर आपको मालूम है कि वहां पर सिंध को अलग देश बनाने के लिए कराची में प्रदर्शन जारी है। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो आपको मालूम है, क्या चल रहा है खैबर पख्तूनवा में वो आपको मालूम है। लेकिन वहां पर इसी बीच ये कहा गया है कि पाकिस्तान में कई नए प्रोविंसेस बनाए जाएंगे। नए प्रोविंसेस बनाए जाने की बात वहां की अथॉरिटीज की तरफ से जब की जा रही है, इसके पीछे मकसद जनरल सिन्हा बहुत संक्षेप में, कई सारे राज्य बना दो तो अगर मान लीजिए कुछ अलग होकर अलग मुल्क भी बनते हैं तो कुछ तो बच जाएंगे, ये मंशा है क्या उसके पीछे? एब्सोल्युटली। आप कहाँ बनाएंगे, कहाँ प्रोविंस लाएंगे, किसको तोड़ेंगे? तो आप तोड़ना चाहते हैं सिंध को तोड़िएगा, बलूचिस्तान को तोड़िएगा, खैबर पख्तूनख्वा, खैबर को अलग कर दीजिए, पख्तून को अलग कर दीजिए, आप उधर गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके बाद ना इस पर मैं अलग से अड़ी करके आपको बुलाने वाला हूं, और आज की जो आपको पूरी बात नहीं हो पाई उसको कॉम्पनसेट करेंगे। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। जावेद गफ्फारी, एक बार फिर से एहतराम इस बात के लिए कि आपने सच बोला, भले ही थोड़ा सच बोला लेकिन आपने सच बोला।